हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम सीखेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर उतना ही हमारे पास बेसिक्स होता है जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है। अब हम चलेंगे अपने सेकंड फेज़ की तरफ, जिसके अंदर आता है हमारे पास डोम टॉपिक। तो मैं आपको बता दूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में आगे बढ़ना है, आपको मोन स्टैक डेवलपर बनना, आपको रिएक्ट सीखना, नोड जेएस सीखना है, तो आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ज़रूर से आना चाहिए, क्योंकि पूरा खेल जो जावास्क्रिप्ट का है वो डोम के ऊपर ही खेला जाता है। तो चलते ही सीखते हैं कि डोम यहाँ पर इतना हेल्पफुल है क्यों। तो बेसिकली डोम को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये क्या करता है, ब्राउज़र पे जब HTML को हम रन कराते हैं ना, तो वो उसको एक ट्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे जावास्क्रिप्ट उसको ईजिली एक्सेस और मैनिपुलेट कर सकता है। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि जब भी हम एक ब्राउज़र पे, ये हमारे पास ब्राउज़र होता है, इस ब्राउज़र पे जब हम HTML का कोड रन कराते हैं तो उसको क्या कर देता है, एज अ ट्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है ब्राउज़र। तो उससे क्या होता है कि जो जावास्क्रिप्ट है ना, उसको ईजिली एक्सेस कर लेता है और मैनिपुलेट कर सकता है। अब एक्सेस और मैनिपुलेट होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम चलते हैं यहाँ पर index.html की मेरे पास एक ऑलरेडी फाइल है, जिसको हम यहाँ पर थ्रू आउट द सीरीज फॉलो कर रहे हैं। इसके अंदर आप देखोगे कि एक HTML टैग है, हेड टैग है, टाइटल है, देन बॉडी है, देन HTML हमारे पास क्लोज है। ये बेसिकली सिंटेक्स होता है HTML का, जो हमारा नॉर्मल सिंटेक्स का स्ट्रक्चर होता है HTML का। इसी चीज़ को जब हमें ब्राउज़र पे लेकर आ जाते हैं ना, तो ये क्या बन जाता है, एक ट्री स्ट्रक्चर। इसी टैग्स को जब हम एक ब्राउज़र पे लेकर आते हैं तो ये बन जाता है ट्री स्ट्रक्चर। और जो डोम होता है उसको ये कैसे गेट करता है, देखो, मैं यहाँ पर ब्राउज़र पे आ रहा हूँ और मैंने यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन करा। ठीक है, मैं यहाँ पर एलिमेंट्स पे आता हूँ, तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर लिखा रहा है HTML, हेड, बॉडी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही है, टाइटल, और जो भी हम यहाँ पर स्क्रिप्ट वगैरह को यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या HTML टैग्स हैं। जब इसको ब्राउज़र पे लेके आ गए ना, तो आप जावास्क्रिप्ट इसको ईजिली क्या कर सकता है, एक्सेस और मैनिपुलेट कर सकता है। वो क्या होता है, हमारे पास डोम स्ट्रक्चर होता है। तो डोम का ट्री देख लिया किस तरीके से ट्री बन के आ रहा है हमारे पास, कि HTML के अंदर हेड है, देन टाइटल है, देन बॉडी है, देन HTML है। तो ये ट्री हो गया। अब डोम इसको कैसे क्रिएट करता है स्ट्रक्चर को, इस ट्री को। तो जो डॉक्यूमेंट है वो सबसे पहले स्ट्रक्चर हमारे पास डिफाइंड होता है। अब ये डॉक्यूमेंट क्या है, ये एक नई चीज़ है। तो आप ये मान लो कि ये जो हमारे पास ब्राउज़र का ब्लैंक स्पेस है ना, इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट। आप ये मान लो कि एक कागज़ है, इसके अंदर ही हम सारी राइटिंग करेंगे, तो इसी चीज़ को मैं एक डॉक्यूमेंट मानता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट की इसको डॉक्यूमेंट मानता है। अब जब इस ब्लैंक ब्राउज़र के ऊपर, ब्लैंक पेज के ब्राउज़र के ऊपर जब हम टैग्स और एलिमेंट्स डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा, डोम स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो पहले वो गेट करेगा डॉक्यूमेंट को, ब्लैंक पेज को, उसके अंदर जितने भी टैग्स होंगे वो उसको पेरेंट और चाइल्ड के फॉर्म में एक्सेस करता रहेगा। तो पेरेंट ये चीज़ है डॉक्यूमेंट, देन चाइल्ड, देन उसका चाइल्ड, देन उसका चाइल्ड। तो इस तरीके से क्या करता है, एक स्ट्रक्चर शो करता है कि ब्राउज़र HTML को एज अ पेरेंट चाइल्ड ट्री फॉर्मेट में कन्वर्ट करता जा रहा है, कि एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, जो हमने अभी कंसोल के अंदर देखा था। तो यही होता है हमारे पास डोम का ट्री स्ट्रक्चर। इसी को हम यहाँ पर गेट करते हैं डोम से। तो चलते हैं यहाँ पर सीखते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर कितने तरीके के हमारे पास मेथड्स अवेलेबल होते हैं। ये जो वीडियो आएगी ये पार्ट में आएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बहुत बड़ा है। हम हर एक चीज़ को यहाँ पर सीरीज़ बाय सीरीज़ सीखेंगे। तो पहली चीज़ हम यहाँ पर सीखते हैं सिलेक्टर्स। तो अगर हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML के टैग्स को एक्सेस और मैनिपुलेट करना है तो वो कैसे होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो इंडेक्स वाली फाइल पे आएंगे आज। आपको यहाँ पर क्या करना है, एक टैग लेना है। मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि आपको HTML अच्छे से आता है, तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ का टैग ले रहा हूँ, P टैग। आप कुछ भी ले सकते हो, H1 टैग, कुछ भी ले सकते हो आप। यहाँ पर मैं पैराग्राफ ले रहा हूँ और इसकी एक ID दे रहा हूँ। ID एट्रीब्यूट हमने HTML में करा था। अब इसकी मैं एक ID दे दे रहा हूँ पैरा नाम से, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। इसके अंदर कुछ सैम्पल टेक्स्ट लिख लेते हैं, दिस इज पैराग्राफ टैग। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब मैं आपको एक एरर आने वाला, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों आएगा। तो हम चलते हैं यहाँ पर डोम वाली फाइल में, और इस फाइल के अंदर मैं आपको एक्सेस करने का तरीका बताता हूँ। एक्सेस करने के तरीके से पहले मैं आपको पहले बताता हूँ विंडो का ऑब्जेक्ट और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो देखो, console.log जब मैं यहाँ पर करता हूँ, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आता है विंडो ऑब्जेक्ट। जैसे हमने एरे ऑब्जेक्ट पढ़ा था, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट पढ़ा था, कि उस एरे के अंदर कितनी सारी चीज़ें थी। एक एरे के ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी सारी चीज़ें थी, एरे पुश, अनशिफ्ट, पॉप,
यहाँ पर हमारे पास था स्लाइस, स्प्लाइस, ये सारी चीज़ें थी। तो ऐसे ही हमारे पास एक विंडो ऑब्जेक्ट है। अब जितनी भी चीज़ें होल्ड करके रख रहा है ना डोम, वो हमारे पास विंडो ऑब्जेक्ट में ही आती है। तो मैं कंसोल पे आता हूँ और एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा एक विंडो ऑब्जेक्ट आया। अब इसके अंदर देख रहे हो आप ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बना हुआ करली ब्रेसेस, देन उसका की, देन उसकी वैल्यू। तो ये होता है हमारे पास विंडो ऑब्जेक्ट। अब इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर कितने सारे फंक्शंस मेथड्स हैं ये देखो। पहला है हमारे पास अलर्ट, फिर है हमारे पास ब्लर, एटॉब, B2A, कैशेस, क्लोज्ड, कन्फर्म, कुकी स्टोर, कितनी सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। लोकल स्टोरेज, मेन्यू बार, नेम, नेविगेशन, एनिमेशन, क्लिक, ऑन फोकस, ये सारी चीज़ें हमारा चलाता है डोम। अब डोम का यूज़ क्या है, आपने ये तो देखो कि डोम है क्या और उसके अंदर विंडो ऑब्जेक्ट क्या है, पर उसका यूज़ क्यों करते हैं। मैं अगर ये सोर्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक आउटपुट आया मेरे पास। मैं अगर एलिमेंट पे जा रहा हूँ तो एलिमेंट का आउटपुट आ रहा है। मैं यहाँ पर अगर कट कर रहा हूँ तो ये कट हो जा रहा है। मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये रिफ्रेश हो जा रहा है। मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट को ओपन कर रहा हूँ Ctrl+Shift+I से, तो ये ओपन हो जा रहा है। तो ये क्या करता है, ये डोम का काम है। जितनी भी आप वेबसाइट देखोगे, आप सॉफ्टवेयर देखोगे ना, तो उन सबका जो लाइफ लाइन है, उनकी जो जान है ना, वो डोम ही है, जावास्क्रिप्ट ही है। क्यों? क्योंकि उसी के अंदर हम डिफाइन करते हैं। मान लो एक फॉर्म है यहाँ पर, उस फॉर्म को मैं सबमिट करूँगा तो ये तो जाके हमारे पास डेटा सबमिट होगा बैकएंड में। वैसे ही हमारे पास लिखा था ना कि क्लिक टू मूव दिस, और इस बटन के क्लिक पे हमारे पास मेन्यू बार खुल जाती है। कभी क्या क्लिक पे क्या खुल जाता है, कभी इस क्लिक पे कलर बदल जाता है। वो सारी चीज़ें हमारी एक्सेस करता डोम ही। तो डोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है सारी चीज़ों के पीछे। और वो करता कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि मैनिपुलेट करते हैं हम HTML के टैग्स और एलिमेंट्स को। तो आपने देखा कि विंडो के अंदर कितनी सारी चीज़ें थी। विंडो ऑब्जेक्ट हमारे पास कितनी सारी चीज़ें लेकर आ रहा है, हद से ज़्यादा चीज़ें। और इसमें से हम वो चीज़ें पढ़ने वाले जो हमारे पास प्रोडक्शन लेवल पे यूज़ होती है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हम यहीं पर देख लेते हैं, अलर्ट। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम डायरेक्टली कंसोल के अंदर ही टाइप कर सकते हैं। कैसे, मैं इस कंसोल को अभी तो कर देता हूँ कमेंट, ताकि मैं क्लीन कर सकूँ कोड को। अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कंसोल। ये आपको पता है, मैं फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हम यहाँ पर डायरेक्ट कंसोल लिखते हैं, console.log, और यहाँ पर लिख देता हूँ hello JS, एंटर हिट करता हूँ तो हमारे पास आउटपुट आ चुका है। ठीक है, अब हमने देखा था विंडो का अलर्ट। तो अगर मैं यहाँ पर एक अलर्ट लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ हेलो, और जैसे ही एंटर हिट करता हूँ तो आप देखोगे कि अलर्ट बॉक्स आ रहा है। तो ये अलर्ट बॉक्स आपने देखा होगा, जब भी ये कब आता है, जब वो लिखा रहता है कि आपने इस चीज़ को टिक नहीं करा है फॉर्म सबमिट करने से पहले, या आपने वैल्यू को नहीं भरा है। तो ये सारी चीज़ें डोम की हेल्प से होती है हमारे पास। तो ये है विंडो का ऑब्जेक्ट कि हम इसके अंदर एक मेथड यूज़ कर रहे हैं अलर्ट की। तो ऐसे कितनी सारी मेथडें होंगी, प्रॉम्प्ट होगी, कन्फर्मेशन होगी। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ कि कन्फर्म करते हैं तो यहाँ पर देखो कन्फर्म के अंदर भी हमारे पास एक नेटिव कोड आता है। तो ये जो कन्फर्म है ना, ये आपका कोड से चलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें सारी चीज़ें। इसमें लिखता है ना येस और नो, कैंसिल करना है, ओके करना है। जब आप एक पेज पे बहुत देर तक रुक जाते हो तो कहता है ना कि आपको इस पेज पे रुकना है, वेट करना है, इस पेज को किल कर देना। तो येस और नो, ये सारी चीज़ें कन्फर्म से होती हैं। ठीक है, तो ये आता है हमारे पास विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर। अब विंडो के अंदर है ना एक चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। console.log कराता हूँ और विंडो के अंदर चलता हूँ, यहाँ पर लिखूँगा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। अब वो डॉक्यूमेंट ऑफ प्रॉपर्टी वही है जो मैंने आपको बताया था कि ये पेज को ये डॉक्यूमेंट मानता है। मैंने आपको बताया था अभी ट्री स्ट्रक्चर में कि ये पूरे ब्लैंक पेज को डॉक्यूमेंट मानता है। तो अगर मैंने यहाँ पर जब कंसोल कराया ना डॉक्यूमेंट को, तो डॉक्यूमेंट ने आपको क्या ला कर दिया, देखो मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, माउस लेकर आ रहा हूँ, तो वो डॉक्यूमेंट उसे ही मान रहा है जो अभी आपको मैंने बताया था। तो ये इस फाइल के अंदर जितने भी टैग्स और एलिमेंट है वो उसको एज अ ट्री स्ट्रक्चर मानेगा। तो पहले तो वो पकड़ेगा डॉक्यूमेंट पूरे पेज को, उस पेज के अंदर जितने भी टैग्स और एलिमेंट्स आएंगे वो उसको फैच करके क्या मानेगा, एज अ ट्री मानेगा पेरेंट चाइल्ड पे। तो अब जो आगे हम मैनिपुलेशन करेंगे वो डॉक्यूमेंट पे ही करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को कर देता हूँ मैं यहाँ पर कमेंट। आपने विंडो देख लिया, विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट देख लिया, मेन चीज़ हमने निकाल ली। विंडो में इतने सारे थे, हमने डॉक्यूमेंट निकाल लिया। अब इस डॉक्यूमेंट को हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहला तरीका, हम सिलेक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं टैग सिलेक्टर, जो भी आप इसमें कह सकते हो, डोम सिलेक्टर्स। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं डोम सिलेक्टर्स। तो डोम सिलेक्टर्स में हम 3-4 तरीके के मेथड्स होते हैं जिससे हम यहाँ पर टैग्स और एलिमेंट्स को फैच करते हैं। पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको लिखना है यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट ई बड़ा एलिमेंट बी बड़ा बाय आई बड़ा आईडी।
ठीक है, ये प्री डिफाइंड है, इसको हम यूज़ करते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। यूज़ कब करते हैं? जब हमें किसी टैग की आईडी से उसको मैनिपुलेट करना हो, उसको एक्सेस करना हो। हम यहाँ पर सीख रहे हैं अभी एक्सेस करना। इस टैग को मुझे पकड़ कर लेकर आना जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। कैसे करूँगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये होता है आईडी एट्रीब्यूट। आईडी के अंदर जो आईडी देना चाहो आप आईडी दे सकते हो। इसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा था, जावास्क्रिप्ट से इसको मैं पकड़ कर लेकर आऊँगा, उसको एक्सेस करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सेस कर रहे हैं इसको। एक्सेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये कैसे एक्सेस करेगा? आईडी से। जो भी आपने आईडी दी होगी ना यहाँ पर आईडी एट्रीब्यूट में, उससे ही एक्सेस करेगा। मैंने दिए पैरा। पैरा को कॉपी कर लेते हैं, सिंगल कोट या डबल कोट्स आप जो लिखना चाहे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर पैरा को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने ना इसको एक्सेस कर लिया है। अब ये मेरे हाथ में आ चुका है, ये मेरे कंट्रोल में आ चुका है। इसको एक वेरिएबल में डाल देता हूँ। एलिमेंट नाम से डाल सकते हो या आप पैरा नाम से भी डाल लो, जो आपको हेल्पफुल लगे कि आपको ये समझ आ जाएगा इस चीज़ में। ठीक है, तो अब देखो मैंने यहाँ पर पैरा ले लिया। अब इस पैरा के अंदर जो भी टेक्स्ट है ना उसको मैं फैच कर लेता हूँ। कैसे करूँगा? पहले तो कंसोल कराएंगे और कंसोल डॉट लॉग में मैं डाल लेता हूँ पैरा। पहले पैरा को डाल के देखते कि पैरा हमें दे क्या रहा है। ठीक है, मैंने इसको सेव करा, एक एरर आएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये आ रहा है नल। ये नल क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको पैरा मिला ही नहीं है। हमने यहाँ पर प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ करा। आपको ये ऐसा ही लिखना है कि ई यहाँ पर बड़ा है, बी यहाँ पर बड़ा है और आई यहाँ पर बड़ा है। ये आपको इसी तरीके से लिखना है। हमने एक्सेस तो कर लिया इसको, बट ये इसको मिला ही नहीं। इसमें लिखा आ रहा है नल। नल का मतलब होता है इसको मिला नहीं। अब देखो एक कैच है यहाँ पर। जावास्क्रिप्ट में ना डायरेक्ट स्क्रिप्ट हम यहाँ भी लिखते हैं इसके नीचे, इस यहाँ पर स्टार्ट करके वो स्क्रिप्ट इसके नीचे लिखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्रिप्ट। ठीक है, और इस स्क्रिप्ट के अंदर मैं ये कोड उठा के कट करके यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ गया पैरा। देखो इसने क्या करा, उस पूरे पैराग्राफ को मैंने फेच करा लिया जावास्क्रिप्ट से अपने कंसोल के अंदर। देखा, मैंने इसको खींच कर लेकर आ गया यहाँ पर। तो ये होता है एक्सेस करना इस चीज़ को। तो ये एक्सेस यहाँ पर तो हो गया, बट ये यहाँ पर नहीं हुआ जब मैंने इस फाइल को करा था। तो ये इसका एक चीज़ है, इसके पीछे एक कैच है। देखो कैच क्या है, फाइल तो मेरी पहले ही लोड हो गई स्क्रिप्ट। ठीक है, और ये पैरा इसको बाद में मिला। अगर ये पहले होता और फाइल बाद में लोड होती तो उसको पैरा मिल जाता, बट अभी उसको तो मिला ही नहीं। ठीक है, मैं अगर इसको कंट्रोल यू करके आपको इसका सोर्स कोड दिखाऊंगा तो फाइल पहले लोड होती है, बट पैराग्राफ यहाँ पर बाद में आता है। ये आपको सोर्स कोड मिलता है कंट्रोल यू दबाने से। ठीक है, यहाँ पर आपने जो भी कोड लिखा होगा वो आपको दिख जाएगा। बट इसमें क्या हो रहा है, जब मैंने इसके नीचे स्क्रिप्ट लिखा तो फाइल चाहे उसके अंदर ब्लैंक ही हो, पैराग्राफ उसको पहले मिला, देन उसके बाद यहाँ पर स्क्रिप्ट कोड। ठीक है, स्क्रिप्टिंग हमने यहाँ पर स्टार्ट करी। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को कट करके आप यहाँ पर भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था 3 तरीके से जावास्क्रिप्ट चलती है, चाहे बॉडी के अंदर लिखो, चाहे ऊपर लिखो और यहाँ पर बाद में लिखो। बट आपको अगर डोम यूज़ करना है तो सबसे लास्ट में आप यहाँ पर स्क्रिप्ट का यूज़ करोगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ कमेंट, और इस चीज़ को यहाँ पर से मैं कर लेता हूँ कॉपी, सेव करा लेता हूँ। अब इस पर दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो ये हट जाएगा, और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ से ये कमेंट हो गया और ऊपर से वो हट गया सोर्स कोड में से। अब देखो इसको वापस लेके जाऊँगा और यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट और रिफ्रेश करूँगा तो अब इसने इसको एक्सेस कर लिया। क्यों? अब उसको क्या मिला, पैराग्राफ तो पहले मिल गया, उसके बाद उसकी फाइल यहाँ पर उसने एक्सेस करी। तो हमारी HTML की फाइल में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे थोड़े से, फाइल के लेकर, एक्सटर्नल लिंक को लेकर। तो पहला तरीका ये होता है कि हम अपने एलिमेंट को कैसे गेट करा रहे हैं यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है ये ऐसा ना आए, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसका टेक्स्ट ही फैच हो, मुझे पूरा पैराग्राफ नहीं देना। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ इसको। मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट इनर टेक्स्ट। अब देखो इस एलिमेंट डॉट ID, इस पैरा के अंदर भी एक और चीज़ हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, डॉट इनर टेक्स्ट का फंक्शन। रिफ्रेश करता हूँ तो सिर्फ इसने क्या करा, जो टेक्स्ट लिखा था बाहर आउटपुट में वो टेक्स्ट यहाँ पर इसमें फैच हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये डोम काम करता है। मैंने इसको एक्सेस करा है अपने तरीके से कि मैं इसको कैसे एक्सेस करना चाहता हूँ, बाय ID से। ठीक है, और अब इसके अंदर मैं इसको कुछ मैनिपुलेशन करना चाहता हूँ, कुछ मॉडिफाई करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसको इसका सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट बदल जाए। तो टेक्स्ट को बदलेंगे कैसे, उसके लिए भी एक तरीका है। ठीक है, अभी तो कंसोल कराया था, कंसोल को हम यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है,
अब इस पैरा नाम के वेरिएबल के अंदर मुझे डॉट लगा के वापस वही लिखना इनर टेक्स्ट। जब आपको फैच करना है तो आपको सिर्फ इनर टेक्स्ट लिख देना और कुछ भी नहीं करना है। जब आपको वैल्यू को मॉडिफाई करना, वैल्यू देनी है, तब आप क्या करोगे, इक्वल्स टू लगाकर एक नई वैल्यू दोगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डोम स्टार्टेड। मैंने यहाँ पर लिखा डोम स्टार्ट कर दिया, मैंने डॉट 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 डाल दिया और सामने कॉलन यहाँ पर लगा दिया मैंने। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा डोम स्टार्टेड। अब देखना, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो कोड चेंज हो गया। यहाँ पर लिखा आ रहा है डोम स्टार्टेड। मैंने HTML में कोड क्या लिखा हुआ था, दिस इज पैराग्राफ टैग, बट जावास्क्रिप्ट ने उसको मैनिपुलेट कर दिया, उसको बदल के रख दिया डोम स्टार्टेड से। अगर देखो ये अगर ब्लैंक होता तो भी वो काम करता। ठीक है, अगर वो ब्लैंक होता तो पहले ब्लैंक को देख लेते। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ब्लैंक है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है टेक्स्ट को, तो ब्लैंक ही आएगा। और जावास्क्रिप्ट चलाते ही उसने उसको कुछ टेक्स्ट दे दिया डोम स्टार्टेड। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसको कंसोल करना है तो अब आप यहाँ पर इसको कंसोल भी कर सकते हो। तो डोम स्टार्टेड इसने वो भी फैच कर दिया आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं वैल्यूज़ को। नेक्स्ट इसके अंदर हम क्या चलते हैं, ऐसा ही एक और फंक्शन है इनर HTML। इनर HTML क्या करता है, मान लो अगर आपके पास एक पैराग्राफ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको तो बैक ही कर देते हैं। इसके अंदर एक और पैराग्राफ लेते हैं और इस पैरा की आईडी देता हूँ पैरा2। ठीक है, और इसके अंदर एक और टैग डाल देता हूँ H1 टैग, और इस H1 टैग के अंदर मैं ये वाले टेक्स्ट को कट पेस्ट कर देता हूँ, एक टैग के अंदर एक और टैग। ठीक है, इसको एक्सेस कर लेते हैं। सेम चीज़ करूँगा, पैरा2 कर दूंगा, यहाँ पर भी कर दूंगा पैरा2। एक्सेस तो वैसे ही करना है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसको कंसोल कराते हैं, पहले कंसोल करा कर देखते हैं कि आ क्या रहा है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो पी के अंदर पैरा यहाँ पर आ रहा है। अब देखो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर चेंज हो गई है। वो कह रहा है कि पैरा2 के अंदर तो आप काफ़ी सारी चीज़ें आप इसके अंदर दे रहे हो। ठीक है, इसको यहाँ से करते हैं कमेंट और रिफ्रेश करता हूँ तो देखो पैरा2 आया। ठीक है, पैरा2 के अंदर अब जो भी उसके अंदर एलिमेंट है ना, वो नहीं दिया इसने पैराग्राफ टैग तो दे दिया कि हमारे पास H1 में आ रही है पैराग्राफ टैग, इसने ब्राउजर पे तो चला दिया, बट मुझे नहीं दिया इसने पैरा2। ठीक है, तो उस चीज़ को एक्सेस कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट इनर HTML। ठीक है, चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो इसने आउटपुट मेरे को यहाँ नहीं दिया, मुझे आउटपुट दिया होगा इसने इनर HTML में। यहाँ पर ये आउटपुट आ रहा है, बट ये इसने ब्लैंक दे दिया इसको, क्योंकि उसने उसको चेंज कर दिया पैरा2 के अंदर। ठीक है, इनर डॉट HTML से। तो ये एक तरीका, अगर हमें यहाँ पर इसको एक्सेस कराना है डॉट इनर डॉट HTML से, तो इनर HTML क्या करता है, उसके अंदर जो भी HTML का पार्ट होगा ना, वो मुझे यहाँ पर ये फैच करके दे देगा। ठीक है, अगर इसको मैं कट करता हूँ तो हमारे पास ब्राउज़र पे तो आ रहा है, बट कंसोल के अंदर वो क्या बता रहा है, देखो यहाँ पर एक ब्लैंक चीज़ दे रहा है, मुझे आउटपुट तो दिख रहा है बट यहाँ पर वो दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को। ठीक है, अगर पैरा को मैं यहाँ पर कर देता हूँ, एक और कंसोल करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने करा console.log और यहाँ पर एक बार बंद करके देखते हैं तो यहाँ पर क्या आउटपुट है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा अनडिफाइंड, ये दे रहा है कि भाई ऐसा कुछ यहाँ पर अनडिफाइंड है, ये पकड़ ही नहीं रहा है उसको। गेट एलिमेंट बाय आईडी मैंने यहाँ पर पैरा2 दिया और यहाँ पर चलते हैं, आईडी को मैंने इसको सेव कर लेता हूँ पैरा और पैरा2, और यहाँ पर करता रिफ्रेश तो ये दे रहा है HTML। यहाँ पर ब्लैंक चीज़ आ रही है, एक बार इसको बंद करा कर देख लेते हैं पहले वाले को। रिफ्रेश करता हूँ, ये अभी भी इसको अनडिफाइंड दे रहा है। अब एक बार यहाँ पर भी इसको बंद करके देखते हैं कि उसको सेम टैग मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ गया पैराग्राफ टैग HT1 टैग्स में आ रहा है, बट यहाँ पर इसको अनडिफाइंड दिख रहा है। तो इसको चलो आगे देखते हैं कि किस तरीके से ये अनडिफाइंड बता रहा है मेरे को, बट अभी के लिए आप इसको स्किप कर सकते हो। ये होता क्या है, बेसिकली इनर HTML है, ये आपका यहाँ भी चलेगा। मैं आपको चला कर दिखाता हूँ, ये जो पैरा1 है इसमें गेट करके देख लेते हैं, मे भी हो सकता है वो H1 उसके अंदर फैच ना कर रहा हूँ। तो कंसोल को यहाँ से हटाते हैं, इनर HTML चला कर देखते हैं। ठीक है, तो इनर HTML भी वही काम करके देता है जो उसने क्या करा, इनर टेक्स्ट ने करके दिया था मेरे को। तो इनर HTML भी उसके अंदर वही काम करके दे रहा। बट इनर HTML में और टेक्स्ट में क्या फ़र्क है, ये सिर्फ टेक्स्ट देगा, यहाँ पर ये टेक्स्ट दे रहा है मेरे को इनर HTML। बट जब आप इसको ब्राउज़र पे लेकर जाते हो ना, तो ये मेरे को इसका क्या देगा, देखो उसके अंदर देखो, द इनर HTML प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इंटरफेस गेट और सेट्स द HTML और मार्कअप कंटेंट विद इन द एलिमेंट। अगर इसके अंदर कुछ और एलिमेंट होता, अगर मैं यहाँ पर देता हूँ बी
टैग ले लेते हैं और इस बी टैग को, क्योंकि H1 टैग यहाँ पर शायद उसकी अलग प्रॉपर्टी थी, तो बी टैग दिया। तो इसने देखो ये डिफरेंस है इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पर बी टैग लगा रहा हूँ तो इसने मुझे टैग भी यहाँ पर फैच करके दे दिया इनर डॉट HTML में, इसके अंदर टैग, क्योंकि वो इसलिए नहीं आ रहा था, मैं आपको बता था ना एक ब्लैंक स्पेस आ रहा था, वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि H1 टैग तो एक डिस्प्ले ब्लॉक होता है, क्योंकि वो नेक्स्ट लाइन पे ले लेता है। अगर इसके अंदर कुछ एक डिस्प्ले ब्लॉक वाला नहीं है, मतलब हमारे पास टैग, तो ये डायरेक्ट ये ले लेगा। तो बोल्ड टैग आ गया, इटैलिक टैग आ गया, वो सारे टैग्स इसके अंदर चलते हैं, ठीक है। बट जिसका एक डिवीजन जो स्कोप होता है ना, वो नहीं चलेगा यहाँ पर, जो ब्लॉक स्कोप एलिमेंट होते हैं वो नहीं चलेंगे इसके अंदर। तो बोल्ड मैंने ले लिया, इसने क्या करा, इनर HTML ने मुझे बोल्ड तो दिया, देखो यहाँ तो बोल्ड है बट यहाँ पर मुझे बोल्ड करके नहीं दिया। इसने बता दिया कि भाई बोल्ड नाम का टैग तो है बट मैं आपको बोल्ड करके नहीं दूंगा। और ये चीज़ अगर मैं इनर टेक्स्ट से लेता तो क्या आता, देखो ये डिफरेंस आएगा इसमें। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ये डिफरेंस है इसके अंदर। जो इनर HTML है वो अंदर का टैग भी दे देगा, ये सिर्फ उसका टेक्स्ट का पार्ट दे देगा मेरे को। ये इसके अंदर बेसिकली एक डिफरेंस है। बट जो बोल्ड है वो तो हमारा ब्राउज़र पे ही चलने वाला है, क्योंकि ब्राउज़र ही उसके लिए सपोर्टेबल है। जावास्क्रिप्ट यहाँ पर दिखाएगा नहीं आउटपुट में, वो ब्राउज़र पे ही चलेगा। तो डिफरेंस क्या है, इसने डायरेक्ट टैग्स दे दिया, उसने ये भी बताया कि उसके अंदर ये वाला टैग यूज़ हुआ है। तो ये मेजर दो डिफरेंस है इनर HTML और इनर टेक्स्ट के अंदर। अब मैंने आपको टेक्स्ट के अंदर तो मॉडिफाई करके दिखाया था कि कैसे हम यहाँ पर उसकी वैल्यू को बदल सकते हैं। तो क्या हम इसमें इनर HTML में भी बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। इसके अंदर कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करके डाल देता हूँ इनर HTML, ये भी उसके अंदर सेम चीज़ रिप्लेस करके देगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर डोम स्टार्टेड से उसको बदल दिया। देखो मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ ना तो थोड़ा लेट हो रहा, क्यों? क्योंकि पहले तो कुछ और टेक्स्ट था, अब ये इसको कन्वर्ट करा, बदल दे रहा है। देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो कभी कभी यहाँ पर आ जाता है पैराग्राफ टेक्स्ट। तो ये यहाँ पर हम इस तरीके से यूज़ इसको कर सकते हैं। डोम स्टार्टेड मैंने इस पर मॉडिफाई कर दिया, उसको मतलब मैनिपुलेट कर दिया इसमें। इनर टेक्स्ट हो गया, इनर HTML हमारे पास हो गया। आगे सीरीज में हम कलर भी बदलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे इसके अंदर। पहला तरीका हमने देख लिया, गेट एलिमेंट बाय ID। दूसरा तरीका कैसे करते हैं इसको, गेट एलिमेंट्स। अब देखो एक डिफरेंस है, आपको जब ID सेलेक्ट करनी तो आपको लिखना एलिमेंट। जब आपको दूसरा तरीका मिलेगा वो होगा गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। आपको ऐसे ही लिखना है, एलिमेंट्स बाय B बड़ा, क्लास का C बड़ा, N का A बड़ा। अब दूसरा क्या तरीका है, पहले तो ID से हो गया, अब दूसरा होगा क्लास का नेम से। अगर एक पैराग्राफ है या कुछ भी टैग है, मैं यहाँ पर बोल्ड टैग ही ले लेता हूँ, या कुछ और टैग ले लेते हैं, इटैलिक टैग ले लेते हैं। इस इटैलिक टैग के अंदर एक क्लास है, या आप डिवीजन की भी क्लास दे सकते हो, उसके अंदर कोई इशू नहीं। इसके अंदर एक क्लास दे दिया मैंने, इटैलिक नाम से मैंने एक क्लास दे दी है। अब इसके अंदर भी कुछ हो सकता है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इटैलिक टेक्स्ट, ठीक है। इसको चलते हैं ब्राउज़र पे चलाते हैं, तो ये इटैलिक में आ गया, ठीक है। अब ये बता रहा है कि पैरा तो ऑलरेडी डिक्लेयर, इस पर हमने अभी काम ही नहीं करा, तो वो कॉपी कर रहा होगा। तो इटैलिक टेक्स्ट मेरे पास आ गया। अब मुझे इसको एक्सेस करना है, ऊपर वाला एक्सेस करा ID से, दूसरा कर रहा हूँ मैं क्लास से। कॉपी करूँगा इसको और यहाँ पर आएगा गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, इसको मैंने कर लिया पेस्ट। अब ये जो पैरा है इसको मैं कर देता हूँ इटैलिक, क्योंकि अब ने इसको इटैलिक को एक्सेस करा है। कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर लिखूँगा इटैलिक, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ तो इटैलिक टैग इसने ले लिया। अब देखो इसने मुझे क्या रिटर्न करा, HTML का कलेक्शन को रिटर्न करा इसने मेरे को। इसने कलेक्शन इसलिए रिटर्न करा मेरे को क्योंकि इटैलिक टैग के अंदर जो क्लास है, आपको पता होगा कि HTML के अंदर हम काफ़ी सारे टैग्स को क्लास एक जैसी दे सकते हैं, बट ID तो एक ही को दी जा सकती है। तो मान लो अगर और सारे टैग्स होते तो क्या आता, लेंथ 2 आती, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये पता चला सकते हैं कि ये HTML का क्या है, कलेक्शंस है। ये आपसे डिफरेंस में पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि HTML के कलेक्शंस कैसे फैच होता है डोम में। तो आप बताओगे कि अगर एक क्लास का हम यहाँ पर यूज़ करें गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, तो एक टैग की मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, तो वो क्या करता है, एज ए कलेक्शंस में मुझे देता है, एज एन एरे में देता है। तो उसकी 0 लेंथ पे इसकी लेंथ 1 है और 0 इंडेक्स पे पहला यहाँ पर इटैलिक टैग है, ठीक है। ये क्यों कह रहा हूँ, अगर एक और इटैलिक टैग होता
और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, क्योंकि एक टैग की मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, आईडी एक ही होती है। रिफ्रेश करता हूँ तो देखो अब HTML के अंदर 2 इटैलिक टैग है, यहाँ पर दे रहा 2, ठीक है। लेंथ हो गई अब उसकी 2, 0 पे ये वाला, फर्स्ट इंडेक्स पे ये वाला। इसमें इंडेक्सिंग भी काम करती है एरे की तरह, तभी आपको एरे यहाँ पर अब यूज़फुल लगेगा, ये 0 इंडेक्स पे फर्स्ट इंडेक्स पे। तो HTML कलेक्शंस हो गया। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, डॉट इनर टेक्स्ट कर लो या HTML कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है, वो सॉरी कुछ भी आप यहाँ पर कर सकते हो। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है अनडिफाइंड। अब ये अनडिफाइंड क्यों दे दिया इसने, मैंने तो यहाँ पर सब कुछ सही करा। अब ये आपसे पूछेगा कि भाई आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो इटैलिक, मेरे पास दो हैं, ठीक है। तब हम यहाँ पर करेंगे एरे का यूज़, यहाँ पर लगाएंगे एरे 0 इंडेक्स, 0 वाला अगर आपको चाहिए तो उसका टेक्स्ट आ गया, ठीक है। इसका थोड़ा सा टेक्स्ट बदल लेता हूँ, ये फर्स्ट इंडेक्स 0 इंडेक्स। रिफ्रेश करता हूँ तो 0 इंडेक्स, और अगर फर्स्ट इंडेक्स वाला आपको चाहिए तो फर्स्ट इंडेक्स वाला। ये क्यों हुआ, जब यहाँ पर एक से ज़्यादा क्लासेस हो गई हैं। अगर ये एक ही रहती तो मुझे यहाँ पर एरे को भी करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो अनडिफाइंड आ रहा है, देखो। बट इसमें ये होता है कि आजकल तो ये बदल चुका है जावास्क्रिप्ट, तो आपको एरे यहाँ पर लिख सकते हो, एरे लिखना ही पड़ेगा अगर आपने उसको क्लास दी है तो, ठीक है। ये शायद नई चीज़ जिसमें ये 6 में आई है, तो आप यहाँ पर एरे तो देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब ये 1 तो इसको मिलने नहीं वाला, 0 ही मिलने वाला है, क्योंकि एक ही यहाँ पर, तो 0 इंडेक्स वाला मैंने इसको फैच कर दिया अगर हम क्लास नेम से करते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा यहाँ पर हो सकती है क्लासेस। टैग्स है, डिवीजन में हम दे सकते हैं कि भाई डिवीजन में हो सकती है मल्टीपल, तो हमने यहाँ पर दिया। इसको भी हम यहाँ पर वापस से अनकमेंट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, तो इटैलिक टैग यहाँ पर आ चुके दोनों। ब्राउज़र पे तो दोनों होंगे, बट फैच मैंने एक ही करा था। तो ये हो गया क्लास नेम। मल्टीपल अगर हमें एक्सेस करना है कोई चीज़ को तो हम क्लास नेम से करते हैं। फिर आता है हमारे पास टैग नेम, कॉपी कर लेता हूँ इसी को, और ये यहाँ पर लिखूँगा गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अभी तक हमने करा था यहाँ पर गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, अब हुआ टैग का नेम। टैग का नेम कुछ भी दे सकते हो आप, यहाँ पर पैराग्राफ डायरेक्ट ही दे सकते हो आप। यहाँ पर मुझे पी टैग जितने भी है उतने ये फैच करके दे दें। मैं यहाँ पर कर देता हूँ पी टैग को, जितने भी टैग्स हैं उनको फैच करके दे दें। मान लो एक से ज़्यादा पी टैग हुए तो सबको ही फैच कर लाएगा ये। पी टैग हुआ, इसको कंसोल करा लेता हूँ, पी को एक बार, ठीक है। सेव कराता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो अनडिफाइंड आ रहा। अब अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, हमने ऊपर अभी सीखा है क्लास कब दी जाती है, जब एक से ज़्यादा सेम क्लासेस प्रोवाइड की गई हो। अब टैग भी तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो जो पहला टैग होगा ना, ये बेसिकली मुझे ये भी कलेक्शन ही प्रोवाइड करेगा। रिफ्रेश करता हूँ तो कलेक्शन ही दे रहा है मेरे को कि भाई लेंथ 0 एरे पे लेंथ 1 पे एक पैरा है, ठीक है। और उसके साथ में आईडी भी दे रहा है, हैश लगा कि ये पैरा नाम की आईडी। तो ये बता रहा है आपको एक्सेस कैसे करना पड़ेगा इसको, एरे लगा के आप इसको एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है एक से ज़्यादा यहाँ पर टैग्स का यूज़ हो। रिफ्रेश करूँगा तो दिस इज़ पैराग्राफ टैग। सेम ही टैग किसी ने यूज़ कर लिया, बट अभी मुझे ना आईडी बदलनी पड़ेगी इसकी, तो एक की आईडी हटा देते। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो 2 टैग तो आ चुके हैं, बट यहाँ पर मुझे एक ही दे रहा है। दूसरा कैसे एक्सेस होगा, एरे का इंडेक्स फर्स्ट। रिफ्रेश करता हूँ तो 2 टैग यहाँ पर आ चुके हैं मेरे पास। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनर टेक्स्ट, इनर HTML सारी चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दूसरे में आपको करा कर दिखाता हूँ इनर HTML। रिफ्रेश करता हूँ तो पूरा का पूरा टैग के अंदर जो भी है वो दे देगा इनर HTML मेरे को, ठीक है। 3 तरीके से हमने यहाँ पर यूज़ करा, इसको सेलेक्ट करा, एक्सेस करा। गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ये जैसे जैसे आप इसका बेसिक कंप्लीट करते जाओगे ना, आगे आप बोलोगे कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है कि इसके अंदर हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आएगी कि क्लिक पे ये होता है, इवेंट होता है, एनिमेशन होती है, वो सब चीज़ें होगी इसके अंदर। तो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम कर लिया हमने। अब एक चीज़ आती है, इसको हम बोलते हैं क्वेरी सिलेक्टर। देखो कितना ही आप यहाँ पर याद रखोगे कि भाई मुझे यहाँ पर टैग नेम देना है, मुझे क्लास नेम देना है, आईडी नेम देना है, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग देना है, उसका सिंटेक्स भी अलग अलग है, किसी में ऐसा है यहाँ पर एलिमेंट्स में, किसी में नहीं है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स ने क्या चीज़ बनाई, एक बनाया क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। पहले डॉक्यूमेंट लिख लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। जैसा मैं लिख रहा हूँ ना वैसे ही आपको लिखना है यहाँ पर, क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है।
ये भी सेम इसी की तरह काम करता है। एक वेरिएबल लिया और क्वेरी नाम से मैंने एक वेरिएबल दे दिया। ठीक है, अब ये क्वेरी सेलेक्टर क्या करेगा, इसके अंदर सारी चीज़ मौजूद है। आप कैसा भी यहाँ पर लिखो ये पहचान लेगा कि आपको क्या यूज़ करना है। देखो मैं इसके ऊपर ओवर कर रहा हूँ तो बता रहा है कि ये सब चीज़ें कर सकता है, कि टैग नेम भी ले सकता है, एलिमेंट भी ले सकता है, सारी चीज़ें आईडी से भी ले सकता है और क्लास से भी ले सकता है। बट डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि भाई ये तो किसी को भी उठा लेगा। अगर मैं यहाँ पर पी यहाँ पर टैग दे दूंगा तो ये तो उठा लेगा इसको। ठीक है, तो कंसोल करा लेते हैं पी टैग को, एक बार ऊपर वाली चीज़ों को कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर एक पी टैग को प्रिंट करा लेते हैं। तो ये बता रहा है कि पी इज़ नॉट डिफाइंड, कह रहा है कि भाई पी तो डिफाइंड है ही नहीं, पी जो टैग है वो डिफाइंड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने तो यहाँ पर इसको क्वेरी में डाला है। ठीक है, चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ। कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ इनर टेक्स्ट। क्वेरी सिलेक्टर में हम यहाँ पर इसकी इनर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर इसको डायरेक्टली ले लेता हूँ, एक्सेस कर लेता हूँ। तो ये बता रहा है इसके अंदर अनडिफाइंड, ये बता रहा है क्वेरी सेलेक्टर पी जो है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेव करा टैग नेम से, मैंने यहाँ पर पी के 2 टैग थे और यहाँ पर इसको एक बार देख लेते कि आउटपुट क्या देता है मेरे को, क्वेरी आउटपुट क्या दे रही है मेरे को क्वेरी सेलेक्टर की। रिफ्रेश करता हूँ तो देखो पैरा इसने डायरेक्ट ही दे दिया मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पर से हम जितने भी टैग्स हैं ना उसको फैच कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी टैग्स है उसको हम फैच कर सकते हैं। टैग्स अगर मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर कोई एरे वगैरह मैंने नहीं लगाया। और अगर आपको सारे क्वेरी सेलेक्टर से हम क्या होगा, सारी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अगर एक जैसी होगी तो वे फैच कर लेगा। क्वेरी सेलेक्टर से मैंने पैराग्राफ लिए तो डायरेक्ट ये आउटपुट दे देगा कि पहला पैराग्राफ आपके पास ये है और ये इस तरीके से फैच कर रहा है हमारे पास। ठीक है, इसने मुझे सिंगल चीज़ दी है। अब क्वेरी सिलेक्टर के अंदर टैग नेम हो गया। दूसरी चीज़, अच्छा देखो इसमें टैग नेम अगर बदल दूँ, बी टैग कर दूँ, ये बता रहा है कि क्वेरी हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, तो क्वेरी 1 कर देते हैं इसको। सेव करता हूँ तो इसने बी टैग को भी मुझे फैच करके दे दिया। ठीक है, वापस से कर देते हैं इसको बैक। दूसरा तरीका क्लास नेम। क्लास HTML CSS में कैसे एक्सेस होती है, डॉट से। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट उसकी क्लास का नाम जो कि है पैरा, तो यहाँ पर कर देता हूँ पैरा क्यू। पैरा क्वेरी से हम ले रहे हैं तो पैरा क्यू कर देते हैं। सेव करता हूँ तो यहाँ पर लिखा आ रहा है नल। ये बता रहा है कि जो आपको पैरा है उसके अंदर आपने ऐसी क्लास दी भी है, मैंने तो यहाँ पर आईडी दी है, ऐसी तो कोई क्लास ही नहीं दी है। ठीक है, तो आईडी को देख लेते हैं, क्लास के लिए हम इटैलिक यूज़ कर लेंगे, तो आईडी दे देते हैं पैरा। अब देखो ये क्वेरी सिलेक्टर है ना, ये सारी चीज़ें फेच कर लेता है, बट आपको इसको यहाँ बताने कि आपको सिलेक्ट क्या करना है। टैग के लिए तो कुछ आता ही नहीं है, हम डायरेक्ट टैग लिखते हैं। आईडी देनी है तो हमें यहाँ पर हैश लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम आईडी CSS के अंदर हैश से ही देते हैं जब उसको डिनोट करते हैं। तो रिफ्रेश करता हूँ तो इसने पैरा को फैच कर लिया। अब तीसरी चीज़, डॉट से हम सिलेक्ट करेंगे क्लास को, क्योंकि HTML में भी हम सिलेक्ट करते हैं क्लास को। क्लास कौन सी? इटैलिक। अभी दोनों को यहाँ पर फैच करेगा। पैरा क्यू ट्यू कर दें मैंने यहाँ पर इसको। ठीक है, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर इसने इटैलिक टेक्स्ट को मेरे को लाकर दे दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। अब आप बोलोगे कि इसके अंदर एक से ज़्यादा पैरा है तो वो फैच कैसे होंगे, तो वो चीज़ें आएगी अब कैसे। एक नई चीज़ है, ये क्या देता है, देखो क्वेरी सिलेक्टर। जो क्वेरी सिलेक्टर है ये आपको सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट देता है, कुछ भी हो इस टैग का पहले एलिमेंट ये यहाँ पर दे देगा ये। ठीक है, अब इस क्वेरी सिलेक्टर के जो आईडी है उससे तो एक सिंगल ही चीज़ आएगी, ये तो वैसे ही सिंगल देगा क्योंकि आईडी तो सिंगल ही दे सकते हैं। बट क्लास के साथ भी यही सीन है, कितनी भी क्लासेस आपने दी हो ये सिलेक्ट कौन सा करके देगा, मुझे सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट उससे मिलती हुई की पहली क्लास देगा मेरे को ये। ठीक है, तो मुझे कलेक्शन फैच करके नहीं देता, ये सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट देता क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, सिलेक्टर्स नहीं है, सिलेक्टर। ठीक है, अब अगर हमें सारी फैच करनी हो, कलेक्शन में चाहिए हो, ठीक है, हर एक चीज़ का जुगाड़ ढूंढा है डेवलपर्स ने। आपका एक ही लाइन में कोड कर दिया, ये जो 3 लिखे ना अपने अलग, बाय आईडी, बाय क्लास नेम, बाय टैग नेम, इसने तो यहाँ पर यहीं ख़त्म कर दिया कि आप सीधा क्वेरी सिलेक्टर लिखो, आप अपना टैग लिख दो यहाँ पर, चाहे आईडी देनी तो हैश लगा दो और क्लास देनी है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, डॉट लगा दोगे। ठीक है, अब
सारी चीज़ एक्सेस कैसे करें, क्योंकि ये तो सारी चीज़ें एक्सेस कर लेता था। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, एक टैग दिया और सारा दे देता था और एरे से हम फैच कर लेते थे। तो एक नई चीज़ है यहाँ पर, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना आपको, सेम इसको कॉपी करना, पेस्ट करना। आपको यहाँ पर क्या लिख देना, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, इसका दूसरा मेथड है क्वेरी सिलेक्टर ऑल। एरर देगा कि पहले से डिक्लेयर कर दिया, इस वजह से मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ और यहाँ पर डाल दूंगा क्वेरी। ठीक है, कंसोल कराते हैं, रिफ्रेश कराते हैं। आप देखो अभी बता रहा नोड लिस्ट, कलेक्शन में नहीं दिया इसने, ये दे रहा नोड लिस्ट, मतलब चाइल्ड पेरेंट मान के चलेगा मेरे को। ठीक है, नोड लिस्ट भी आगे कभी डीपली सीखेंगे। नोड लिस्ट बेसिकली है क्या, इसके अंदर मिक्स कॉम्बिनेशन आ गया, एक तो आईडी वाला भी आ रहा है और सिंपल पैराग्राफ भी आ रहा है। मैंने तो इससे बस ये कहा था कि जो पैराग्राफ टैग मैचिंग के है ना, वो मुझे फैच करके दे दे। इसके अंदर आप आई टैग मानोगे, आई टैग भी दे देगा मेरे को। ठीक है, दो इटैलिक टैग है तो वो दो इटैलिक टैग भी दे दिए उसने, क्योंकि मैंने यहाँ पर दोनों को यहाँ पर दो दिए थे। ठीक है, अगर आपको कोई भी सारी चीज़ें फैच करनी है, ऑल एलिमेंट्स फैच करने हैं, तब आप यहाँ पर यूज़ करेंगे क्वेरी सिलेक्टर ऑल का। ठीक है, तो क्या करेगा, सारी चीज़ें मेरे को दे देगा। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर नोड लिस्ट दे रहा है। एक्सेस कैसे होगी, 0, रिफ्रेश तो पहला यहाँ पर 0 आ चुका है। इसके बाद आप जो भी फंक्शन लगाओ, इनर HTML टेक्स्ट जो भी आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो। अब क्वेरी सिलेक्टर से हमने आई टैग ले लिया, क्वेरी सिलेक्टर से हैश पैरा दे दिया, बट पैरा तो वैसे ही सिंगल होता है, तो क्वेरी के लिए तो हमें एरे हटाना पड़ेगा। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो नोड लिस्ट पे भी ये मुझे पैरा दे रहा। ठीक है, अब देखो क्वेरी मैंने आपको इसलिए दिखाया है ये कि जो क्वेरी सिलेक्टर है ये अपना काम तो पूरा करेगा कि भाई मुझे उसको फैच करके सारों को एज अ नोड लिस्ट में दे देना है, भले चाहे उसके अंदर एक भी चीज़ हो। तो अब इसको भी हम एक्सेस कैसे करेंगे, नोड लिस्ट में एरे से इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसने उसको फैच कर दिया। तीसरा तरीका, इसमें क्लासेस को फैच करना है, तो क्लासेस मैंने इटैलिक नाम से दी थी, डॉट इटैलिक। ठीक है, ये भी एज एन नोड में आएगी, तो पहला यहाँ पर एरे इसने फैच कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप चाहते हो कि बार बार प्रिंट ना करो, उसके अंदर कितनी भी चीज़ें वो एक बार ही अपने अकॉर्डिंग प्रिंट हो जाए, तो वो चीज़ करते हैं हम यहाँ पर लूप से। हमने लूप्स भी तो पढ़े थे। अब आज आपको एक नया लूप बताता हूँ। हमने फॉर इन, फॉर ऑफ करा, फॉर करा, डू वाइल करा। एक आपको बताता हूँ फॉर ईच लूप, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फॉर ईच लूप। चाहे आप PHP पढ़ो, कुछ और भी पढ़ो, तो हम यहाँ पर सबसे बेस्ट लूप जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वो होता है फॉर ईच लूप। देखो मैं ये पहले पढ़ा सकता था, बट जब यूज़ ही इसका आज हो रहा है तभी तो आपको ये समझ आएगा। अगर ये पहले ही मैं समझा देता तो आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाता। यही तो गलती करते हैं बाकी यहाँ पर जो वीडियो डालते हैं, तो अगर आप कोई और जगह से पढ़ते हो तो वो पहले ही बता देते हैं, सारी चीज़ें ख़त्म करते हैं बस टॉपिक वाइज। जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ना, तब वो चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि भाई हाँ ये यूज़ करा था इस वजह से, तब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा वो चीज़। ठीक है, इस चीज़ को कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, अब इसको क्वेरी की जगह हम इसको एज एन आइटम्स में डाल देते हैं। मान लो इसके अंदर बहुत सारे इटैलिक टैग्स हैं। ठीक है, वैसे तो है ही इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पर कंसोल में आपको दिखाऊँ तो आइटम्स के अंदर एरे ना लिखूँ तो दो यहाँ पर इटैलिक टैग है। ठीक है, उनको 1 बाय 1 प्रिंट कराना। मैं नहीं चाहता कि मैं एरे लगाऊँ, बार बार कंसोल लिखूँ, तो हम यहाँ पर फॉर ईच का यूज़ करेंगे। तो आपको सबसे पहले उस वेरिएबल को लिखना है, सबसे आसान है यहाँ पर ये जो लूप है। ठीक है, आइटम्स आपने डाल लिए। ठीक है, जो आपके वेरिएबल है वो आपने लिख लिया। इसके बाद आपको लगाना डॉट फॉर ई बड़ा ईच, आपको ऐसे लिखना है फॉर ईच। ठीक है, अब आपको लगा देना है एक एरो फंक्शन। आप भूल जाओ ये एरो फंक्शन क्या होता है, ये आपको आगे बहुत अच्छे से सिखाऊंगा एरो फंक्शन। अभी के लिए आप मान लो इक्वल्स टू लगा के एक फंक्शन के बाद इक्वल्स टू लगा के आपको कर्ली ब्रेसेस दे देने, बस इतना यहाँ पर याद रखें ना, फॉर ईच लूप। अब इसके अंदर जब हम फॉर चलाते थे, फॉर इन चलाते थे, फॉर ऑफ चलाते तो एक वेरिएबल भी तो देते थे जो उसकी की वैल्यू को प्रिंट करता जाता था। तो वेरिएबल हमने यहाँ से लिया कि भाई इस आइटम के अंदर फॉर ईच, हर एक आइटम के लिए इसको बार बार चलाते जाओ जब तक उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है, उसके अंदर उसके नोड लिस्ट बची हुई है। यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया आइटम नाम से, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू को लेकर आएगा, ये बार बार प्रिंट नहीं करता। जैसे हम आई को बार बार प्रिंट कराते हैं, जे को बार बार प्रिंट कराते हैं, वैसे की और वैल्यू के अंदर वैल्यूज़ को बार बार प्रिंट कराते हैं।
तो आइटम तो ये है जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यू है, फॉर ईच से हम बार बार प्रिंट करा रहे किसको, आइटम को। अभी आइटम इतना समझदार है ना, अपने अंदर ही ये सारी वैल्यू को ले लेगा और वन बाय वन अपने एरे में इसको चलाता रहेगा। तो कंसोल कराता हूँ, डॉट लॉग लिखता हूँ आइटम, ठीक है, आइटम को प्रिंट करता हो जाएगा। अब उस आइटम के अंदर क्या चाहिए, मुझे कोई टेक्स्ट चाहिए, तो इनर टेक्स्ट मैं इसको प्रिंट करा, सॉरी ये वाला आइटम आएगा क्योंकि वरना वही वो पूरा एरे प्रिंट कर देता। तो बार बार इस आइटम को प्रिंट करता हुआ जा भाई। रिफ्रेश करता हूँ तो ये बता रहा है कि मैलफॉर्म एरो फंक्शन पैरामीटर लिस्ट। तो हमने यहाँ पर है ना ये एक सिंटैक्स को यहाँ पर है जो गड़बड़ कर दिया। तो मैंने यहाँ पर यूज़ करा हुआ आइटम को, तो हमें यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और इस ब्रैकेट को हमें यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा, तो हमारे पास ये एरो फंक्शन अब सही से काम करेगा। तो यहाँ पर एरर भी हट चुका है। अब चलते हैं ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास एरे में ये प्रिंट होके आ रही है उसकी वैल्यूज़। तो इस तरीके से हम यहाँ पर उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर अगर फॉर ईच लूप का यूज़ करना है तो हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर लिखते इनर HTML तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते थे, ठीक है। तो इनर HTML भी हमें यहाँ पर टेक्स्ट प्रोवाइड कर देता है इस चीज़ का फॉर ईच के अंदर, फॉर ईच के अंदर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि डोम में हम सिलेक्टर्स का किस तरीके से यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे तरीके हमने यहाँ पर सीखे। और इसके बाद भी अगर कुछ डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।